नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, जो क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका जो है कंसेप्ट इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। ठीक है, मतलब कि जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ऊंचा मीनार है, ठीक है, उसकी ऊंचाई फाइंड करने में, या कोई जो है बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई, या कोई ब्रिज है वो लटका हुआ है, या कोई जो है सीढ़ी है किसी जो है मीनार से टंगी हुई है, तो इन सब की ऊंचाई फाइंड करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री का यूज करते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री अच्छे से आएगा तो आप बहुत इजी वे में आप जो है नदी की चौड़ाई, ब्रिज की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई और बहुत से सारे जो है ऐसे जो है हाइट और डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन रहेंगे या जो भी कंसेप्ट रहेगा बहुत इजी वे में आप बता देंगे। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा, जैसे हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें दो एंगल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें दो एंगल की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा पहला एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इलिवेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। जिसको हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रीजन होता है। एंगल ऑफ डिप्रीजन, ठीक है, ये होता है, इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ये हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद समझेंगे, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और इसके पहले हमें ये समझना होगा कि मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो जमीन से सटी हुई लाइन रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा लाइन होता है ये हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम सीधा, ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपका जो है इस तरह से मान लीजिए कोई जो है सीढ़ी लटका हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से। तो क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, इसमें बहुत बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब क्षैतिज रेखा की बात होगी तो हमारा क्या होता है? क्षैतिज रेखा की जब बात होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब जो एकदम सीधी जाने वाली रेखा होगी उसी को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, और क्षैतिज रेखा किससे कहेंगे? जो जमीन से स्पर्श करती हुई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे नेत्र से, मान लीजिए अभी जब आपको हम उन्नयन कोण अवनमन कोण बताएंगे तो इसमें जो है इसका यूज होगा, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो है उन्नयन कोण के बारे में। ठीक है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जिसको हम कहते हैं इलिवेशन एंगल, या जो है, चलिए इलिवेशन एंगल ही लिख देते हैं। इलिवेशन एंगल। इलिवेशन एंगल क्या होता है? उन्नयन कोण क्या होता है? जब धरातल पर स्थित कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र पर बने कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मान लीजिए ये धरातल पे कोई स्थित जो है व्यक्ति है और वो क्या करता है? ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, या मीनार का मान लीजिए कोई शिखर है, और यहाँ से ये इसको देख रहा है, तो यहाँ पे जो इसके नेत्र पर बना कोण होगा वो क्या होगा?
एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी जो है उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण हम किसे कहते हैं? जो है जब कोई व्यक्ति धरातल पर स्थित कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र पर बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा थीटा, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, यानी जो है उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमारी लाइन होती है, ये हमारी लाइन क्या होती है? ये हमारी जो है, ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा। ये हमारी जो लाइन जो हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। और ये लाइन हमारी हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। ठीक है। ये हमारा जो है क्या हो गया? इसे हम दृष्ट रेखा बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दृष्ट रेखा कहते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया दृष्ट रेखा। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे रेखाएं होती हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से मतलब समझना होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, दृष्ट रेखा, ठीक है, ये जो है चीजें आएंगी। और जो है प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जो हमारा जो है उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण का डिफिनेशन आप थोड़ा सा समझेंगे। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब धरातल पर स्थित कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है। ठीक है। ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो उसके नेत्र पर बने कोण को नेत्र पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये आपका उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण क्या होता है? जब धरातल पर कोई जो है व्यक्ति रहता है, ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम समझेंगे, दूसरा जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है? अवनोन कोण होता है। दूसरा जो हमारा एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? सेम इसी का अपोजिट है। क्या है? जैसे यहाँ पे जो व्यक्ति था वो नीचे था, अब यहाँ पे जो है व्यक्ति कहाँ रहेगा? ऊंचाई पर रहेगा। यानी जब कोई व्यक्ति कहाँ पे स्थित हो? ऊंचाई पर स्थित जब कोई व्यक्ति धरातल पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र पर बने कोण को, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, और यहाँ से ये इसकी दृष्ट रेखा हो जाएगी, और ये जो है ये लाइन हो गया। और यहाँ पे जो इसके नेत्र पर बना कोण होता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो है एंगल जो बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जो है अवनमन कोण। इसी को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो यानी अवनमन कोण क्या होता है? जब ऊंचाई पर स्थित कोई व्यक्ति धरातल पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अवनमन कोण कहते हैं। सेम इसी का अपोजिट है। यहाँ पे क्या था? जब कोई धरातल पर स्थित कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। बट जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी जो है जिसको हम अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कहाँ पे स्थित हो? ऊंचाई पर स्थित हो। जब ऊंचाई पर स्थित कोई व्यक्ति धरातल पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उसके नेत्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं? उसके नेत्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं? उसी के नेत्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो बहुत इजी वे में आप इसको जो है समझेंगे, इसका जो है मतलब समझेंगे, और इसका जो यूज होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है, कितनी चौड़ी है, या कोई मीनार है, कितना ऊंचा है,
ठीक है, या कोई पहाड़ है, ठीक है। तो ये सारे जो है, अगर ये सारी चीजें आप उनका ऊंचाई चौड़ाई वगैरह आप बहुत इजी वे में ज्ञात करेंगे, जब आपको ये सारी चीजें ज्ञात रहेंगी, मतलब उन्नयन कोड क्या होता है, अवनयन कोड क्या होता है, और इसके जो कुछ और कॉन्सेप्ट है आगे हम इसमें जो है बात करेंगे आगे। तो जैसे इसके आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ जो है एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब उन्नयन कोड तथा अवनयन कोड में संबंध। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, उन्नयन कोड, उन्नयन कोड, ठीक है, उन्नयन कोड तथा अवनयन कोड में संबंध, ठीक है। या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि उन्नयन कोड और अवनयन कोड में संबंध क्या होता है। तो जो उन्नयन कोड और अवनयन कोड में जो संबंध होता है, यहाँ पे जो कोड बनेगा वो क्या होता है, ये हमारा थीटा हो गया, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इस कोड को हम क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित होता है और धरातल पर किसी वस्तु को देखेगा तो इसके नेत्र पर जो बनेगा कोड उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवनयन कोड, इसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा अवनयन कोड हो गया। तो जो अवनयन कोड होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, उन्नयन कोड के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा जो है धरातल पर स्थित कोई व्यक्ति है, वो जो है ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखेगा तो इसके नेत्र पर बने कोड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उन्नयन कोड कहते हैं। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो हमारा अवनयन कोड होता है वो क्या होता है, उन्नयन कोड के बराबर होता है, यानी इसमें यही संबंध होता है। ठीक है, आप इसको मान लेंगे ए डी और यहाँ पे सी और डी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे आप, कि उन्नयन कोड सदैव किसके बराबर होता है, अवनयन कोड के बराबर होता है। कोड के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा उन्नयन कोड होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, जो हमारा उन्नयन कोड होता है वो सदैव किसके बराबर होता है, अवनयन के कोड के बराबर होता है। यही इसमें क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे जो है इसके जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे कहीं क्वेश्चन में आता है कि सीढ़ी की बात हो गई, ठीक है, या परछाई की बात हो गई, या जो है और कुछ चीजें हैं जिनकी बात होगी, तो उन्हें हम क्या जो है मानेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे अगर ये सारी चीजें आती हैं। तो जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है बात कर दिया क्वेश्चन में जो है पेड़ की। ठीक है, तो जो पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ की बात कर दिया, पेड़ का क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कहेगा कि कोई वृक्ष था, ठीक है, या कोई पेड़ था, वह क्या होता है, आधी आने पर यहां से यहां तक इसकी जो ये भी कोई क्या है, वृक्ष है, जो आधी आने पर मतलब आधी तूफान आने पर ये क्या होता है, आधे से या कुछ पोर्शन से टूट जाता है। तो जो पोर्शन यहाँ से टूटेगा वही क्या होगा, जमीन से जाके लगेगा। तो यानी जो ये है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए ए बी, यहाँ ये सी हो गया, ये डी हो गया, अगर ये यक्स है, यहाँ से यहाँ तक यक्स है, तो इसकी भी जो डिस्टेंस होगी वो यक्स होगी,
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पेड़ से रिलेटेड क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यदि आपको नहीं आएगा तो पेड़ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसा जब मान क्वेश्चन में दे देता है कि मान लीजिए कोई पेड़ है तो इसको अलग अलग मानेंगे तो वैल्यू जो है क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए जब क्वेश्चन में पेड़ है, पेड़ से जब जो पोर्शन टूटेगा वही जमीन से जाके लगेगा, यानी जहां पे टूटे जो ऊपर का भाग होगा जहां से टूटा है पेड़ उसका जो डिस्टेंस होगा और जमीन से जो लगा पोर्शन होगा उसका जो डिस्टेंस होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पेड़ से जब क्वेश्चन पूछेगा तो अगर ये यक्स है ऊपर वाला तो वही नीचे जाके लगेगा, वो भी यक्स होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में सीढ़ी की बात करता है, किसकी बात करता है, अगर क्वेश्चन में जो है सीढ़ी की बात आ जाती है तो हमेशा जो सीढ़ी होता है, अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, सीढ़ी की बात आए तो जो अगर जो है क्वेश्चन में सीढ़ी की बात आ जाता है तो जो सीढ़ी होता है, ठीक है, त्रिभुज में जो है जब ऐसे बनेगा, मान लीजिए कोई मीनार है, इससे टच करके कोई सीढ़ी ऐसे रखा गया है, तो जो सीढ़ी होता है वो हमेशा जो त्रिभुज में होता है वो किसका कार्य करता है, हाइपोटेनियस का कार्य करता है, यानी जो है कर्ण का कार्य करता है, ठीक है। ये किसका कार्य करता है, कर्ण का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सीढ़ी की बात होती है तो सीढ़ी हमेशा जो है त्रिभुज में किसका कार्य करती है, कर्ण का कार्य करती है। और पेड़ वाला जो है क्वेश्चन आपको हमने बताया ही कि अगर पेड़ की बात करता है तो जो पोर्शन ऊपर रहेगा वही नीचे लगेगा, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार से जो है परछाई की बात होती है। अगर मान लीजिए जो है परछाई की बात हो जाए, अगर क्वेश्चन में आ गया कि परछाई पड़ रही है तो यहाँ पे हमने बताया कि जो त्रिभुज होता है त्रिभुज में जो सीढ़ी होती है वो हमेशा कर्ण का कार्य करती है। परछाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जो है ऊंचा मीनार है या कोई पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो पेड़ है, पेड़ की जो छाया पड़ेगी, मैं जब मान लीजिए यहाँ पे इतना ऊंचा पेड़ है, इसका जो है छाया यहाँ पे ऐसे पड़ रही है, तो जो हमेशा जो छाया जो पड़ेगी ये हमेशा क्या करती है, त्रिभुज के आधार के रूप में कार्य करती है। ये हमेशा त्रिभुज में किसका रूप में कार्य करेगी, ये त्रिभुज में हमेशा किसके रूप में कार्य करेगी, आधार के रूप में कार्य करेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए पेड़, तो पेड़ हमेशा क्या करता है, जो क्या होगा, जो पोर्शन आधी तूफान से टूटेगा वही पोर्शन नीचे लगेगा। अगर बात करें तो सीढ़ी की, अगर क्वेश्चन में सीढ़ी का मतलब सीढ़ी का जिक्र होता है तो सीढ़ी हमेशा क्या करती है, सीढ़ी हमेशा जो है ये जो है त्रिभुज में क्या करेगा, सीढ़ी जो होता है वो हमेशा कर्ण का कार्य करता है। इसके बाद अगर परछाई की बात किया जाए तो ये जो क्वेश्चन में अगर परछाई आता है तो परछाई हमेशा क्या करेगा, वो त्रिभुज के आधार के रूप में कार्य करेगा। और जो है जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपको दो पोर्शन सॉल्व करना, जैसे जो कर्ण होता है ये लंब हो गया आपका, यानी जो है इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया यानी आधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेस आप जो है बेस हो गया। तो यहाँ पे जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हमें जो है कंसेप्ट लगाना होता है, जैसे आपको लंब और जो है कर्ण का भी रिलेशन लगाना तो होगा, जब लंब और क्या हो, कर्ण का रिलेशन लगाना हो तो वहां पे हम साइन थीटा लगाएंगे, और जब हम जो है बेस और जो है हाइपोटेनियस का कंसेप्ट लगाना हो तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। तो ये सारे कंसेप्ट और जो इसके वैल्यू हैं, जैसे जो है सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता जो लगने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता लगेगा tan का, यानी tan 30 अंश का, tan 60 अंश का, ठीक है, tan 60 हो गया, tan 45 हो गया। और ये सारी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग क्वेश्चन जो है इसी से लगने वाला है। हमेशा जो है लंब और जो है लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, तो लंब और आधार में रिलेशन आपका किसका होता है, tan का होता है। तो tan का जो tan यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल अदा करता है, मतलब लगभग क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो tan से ही सॉल्व होते हैं। तो मतलब tan का यहाँ tan हीरो है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में लगभग क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, मतलब tan लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।